तो क्या क्वेश्चन दिया था मैंने तुम लोगों को? ये वाला क्वेश्चन दिया था 10.6। मैं ये जो पीडीएफ है वो आज अपडेट कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। इसमें से हमें ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट करना था। ठीक है, तो इसमें से मैंने देखा नहीं कि ये मैंने कुछ चीज़ें नहीं कराई हैं, वो मैं करा देता हूँ। सो द क्वेश्चन वाज, पहले ये देख लेते हैं ये वाला। इसमें क्या करना है, बी आर को हटा के आई लगाना है। तो इसमें मैं क्या डालूंगा, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। और ये जो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है, इसमें मुझे क्या डालना है, जस्ट एच आई डालना है। ठीक है, एच आई डालेंगे तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है। और एडिशन रिएक्शन के बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करे। मार्कोनिकॉफ रूल इज बीइंग फॉलोड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया था, इसमें हम लोगों को नाइट्रो में कन्वर्ट करना था। तो ये मिनिमम मैंने बोला था 2 स्टेप में होगा। दीपक ने सही किया है, अंजलि ने सही किया था। इन दोनों का तो मैंने देख लिया था, इन दोनों ने ठीक किया है। बाकी किसी का नहीं आया मेरे पास, तो मैं इसे बता देता हूँ, इसको फिर से बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टायरीन है। अब स्टायरीन से हमें क्या बनाना है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है, NO2 ग्रुप लगाना है। तो NO2 ग्रुप हमारे पास कैसे आएगा, हमारे पास आता है AgNO2 से। AgNO2 को अगर मैं डाल दूं किस में, एल्काइल हैलाइड में, तो मुझे RNO2 आराम से मिल जाता है। ठीक है, रिमेंबर अगर इसमें KNO2 हम लोग डालेंगे तो रिएक्शन उल्टी होगी और हमें इसका आइसोमर मिल जाएगा। ठीक है, ONO मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, NO2 चाहिए, तो हम क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट नाइट्राइट सॉरी। ठीक है, तो हम क्या डालेंगे, AgNO2 डालेंगे। AgNO2 अगर मुझे डालना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड चाहिए। तो पहले मुझे इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जितनी अभी तक हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है उसमें NO2 लाने का एक ही ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन डाल दूँ। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई भी हेलोजन डाल सकता हूँ, और इसमें रिएजेंट क्या डाल देंगे, AgNO2। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या आना है, तो ये Cl कैसे आएगा। हाँ सुनो, तुम बताओगे मुझे। जी सर। हाँ, ये अगर मुझे स्टायरीन से ये बनाना हो तो कैसे बनेगा। स्टार्टिंग से मुझे NO2 ग्रुप लगाना है, बेंजीन ग्रुप। NO2 नहीं, NO2 से तो मैंने ये बना दिया। यहाँ पे क्लोरीन लगानी है, तुम्हें ये वाला स्टेप करना है कंप्लीट। तो क्या करोगे फिर। हाँ तो सर, दो या तो मैं डबल बॉन्ड है, हाँ HCl लगा देंगे, फिर वो इसमें तो अल्कोहल में लगेगा। HCl डबल बॉन्ड में भी लगता है, कल बताया था मैंने तुम्हें। हाँ बताइए। बताया था। अरे अलाउड है। हाँ बताइए थी। तो HCl अगर मैं डालूंगा तो यही बनेगा। हाँ बनना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं बनेगा। सर मैं बताऊँ। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शिवम तुम बता देना, पहले दीपक को सोचने दो। हाँ दीपक बताओ, ओ सॉरी, सोनू बताओ, तुम बताओ क्या बोल रहे थे। हम लोग ये एडिशन रिएक्शन कर रहे थे। सोनू मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, दीपक का गलती से नाम आ गया था। तो यहाँ हाँ पे तो बोलिए दूसरा। HCl अगर हम लोग ऐड करेंगे तो HCl ऐड हो जाएगा, एक जगह H जाएगा, एक जगह Cl जाएगा। Cl कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा है। तो जब भी हम लोग कोई एडिशन करते हैं वो मार्कोनिकॉफ रूल होता है। हाँ लेकिन एंटी मार्को। ठीक है, तो ये क्या फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। और हमें कैसे बनाना है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। हमें हाइड्रोजन कहाँ लगाना है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है।
ये वाला हम चाहते हैं कि Cl यहाँ पे ऐड हो जाए और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाए, ऐसे ही चाहते हैं हम लोग। तो मतलब हमें क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ करना है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ 2 ही केसेस में होता है, कौन-कौन से हैं? जैसे एक Br2 देंगे और H2O2 के प्रेजेंट में। Br2 होता है या HBr होता है? सॉरी HBr देंगे, हाँ H2O2 के प्रेजेंट में, हाइड्रोजन हाँ। पेरोक्साइड के प्रेजेंटेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ पहला Cl नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, HBr ऐड कर देंगे, ठीक है। HBr HBr इन द हाँ कर प्रेजेंस ऑफ देंगे। H2O2 कर देंगे, तो यहाँ पे Cl की जगह पे हाँ क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। Br ये और फिर इस Br को हटा के हम लोग NO2 लगाते हैं सेम रिएक्शन से, ठीक है। तो उसमें RBr को भी मैं, या RI को भी मैं AgNO2 से ट्रीट करूँ तो क्या बनेगा, RNO2, दोनों से ही बनता है, ठीक है। तो ये Cl से भी बनेगा, Br से भी बनेगा, तो मैं RX लिख सकता हूँ, इसमें AgNO2 डालते हैं तो यहाँ पे RNO2 बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, Br यूज़ किया है। Br इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ HCl के साथ तो लगता ही नहीं है। HCl अगर हमारे पास है तो उसके साथ H2O2 काम नहीं करता, या HI है तो उसके साथ H2O2 काम नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, HBr लगाना पड़ेगा और ये रिएक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब समझ में आ गई है? रिएजेंट्स थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसको याद करने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही हम लोगों ने स्टायरीन लिया है और स्टायरीन से हमें क्या बनाना है, यहाँ पे अमीन बनाना है। हाँ शिवम, तुम बताओ। हेलो हाँ शिवम बोलो। सर, ये HBr लगेगा। HBr लगेगा, ठीक है, इसी में ना। जी हाँ ठीक है। HBr H2O2 के साथ लगेगा या बिना H2O2 के? मार्कोनिकॉफ है सर। मार्कोनिकॉफ, वेरी गुड। तो Br यहाँ लग जाएगा। फिर फिर NH2 NH3 लगेगा। NH, अमोनिया हम लोग इसमें डाल देंगे तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमाइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। जी जिसने नहीं किया है वो देख लो कि ये दोनों इसके सोल्यूशन थे जो कल मैंने दिया था। तो ठीक है, ये वाली किस टाइप की रिएक्शन है, NH3 वाली जो मैंने रिएक्शन लिखी है? शिवम बताओ, इसे कंप्लीट करो। ये तो सर NH2 नहीं पा रहा हूँ, क्या बोला सर, ट्राई करें। रुको रुको, उसे बोलने दो। मतलब सर समझे नहीं। किस टाइप की रिएक्शन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, किस टाइप की रिएक्शन है ये? Br हट के NH2 लग रहा एलिमिनेशन। है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या हो रहा है, Br हट के क्या लग रहा है, NH2 लग रहा है ना, डबल बॉन्ड तो नहीं आ रहा है। कब याद होगा तुम लोगों को कि एलिमिनेशन है या एडिशन है? हाँ चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, उसके बाद फिर मैंने तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट का वो दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना है। ये वाला मैंने टॉपिक तुम्हें दिया था करने के लिए। इस टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल ही गया था तुम्हें बताने के लिए, और वो दोनों चीज़ें उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही थी और सब ने उसका सोल्यूशन कर दिया। आई डोंट नो कि सब ने सही कैसे कर दिया, क्योंकि वो चीज़ तो मैंने पढ़ाई नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया ही नहीं था और सबका सही है। एनीवेज मुझे वो कंप्लीट। सर हाँ हाँ सर, सेकेंड वाला क्वेश्चन तो आपका वो जो बताए थे कि इलेक्ट्रिकल वाला, उस पर तो बन गया था, सिंपल था। हाँ हाँ, हाँ सेकंड में तो कोई डाउट ही नहीं था, वो तो वैसे ही बन गया था। बचा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला में तो मैंने पहले ट्राई किया तो हाई
हाँ हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम और नहीं है। उनके बाद देखा कि अल्काइल ग्रुप जितना जितना ज़्यादा जुट रहा है वो मैंने कॉन्सेप्ट बताया नहीं था, मैंने जस्ट तुम्हें बताया था कि जिसका साइज बड़ा होगा वो, तो उसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है जी। मॉलिक्यूल CH3I, CH3, Br, CH3Cl एंड CH3F। अगर ये मॉलिक्यूल है और मुझे देखना है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है, तो हमें पता है जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं सरफेस एरिया के। ठीक? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स होगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट। इसीलिए हम लोगों ने बोला था जब वो मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप अटेन कर लेता है, जब मॉलिक्यूल एक स्फेरिकल शेप अटेन कर लेता है तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, बिकॉज उसका जो सरफेस एरिया है मिनिमम होता है। तो कोई भी मैथमेटिकल ज्योमेट्री जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल। ठीक है, तो इसलिए जो भी ड्रॉप्स गिरती हैं, पानी गिरता है, तो वो स्फेरिकल शेप लेना प्रेफर करता है, बट ड्यू टू ग्रेविटी वो इलिप्टिकल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करें कि एरिया ऑफ कांटेक्ट जो कि वंडरवॉल फोर्सेस पे डिपेंड करेगा और साइमल्टेनियसली सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, उसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है या कम है। तो CH3 का तो साइज इतना ही रहेगा, लेकिन आयोडीन का जो साइज है उसको मैं ले लेता हूँ, बहुत बड़ा साइज है। ठीक है, दूसरे केस में CH3 का वही साइज है और चार ऑप्शन बना देता हूँ मैं, F मैं नीचे लिख देता हूँ। ब्रोमीन का साइज क्या होता है, कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो क्लोरीन का साइज ब्रोमीन से और छोटा होगा। आई डोंट नो कि तुम्हें ये येलो कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और रेड बच गया, ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का साइज क्या है, ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा बड़ा है तो इसमें सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसका है मोर सरफेस एरिया, और इसका क्या है, लीस्ट सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा। वंडरवॉल फोर्सेस क्या है, एक तरीके की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल को हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको अलग अलग करने के लिए। जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फेस अगर हम लोग को चेंज करना है तो हमें उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करना पड़ता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक कैसे होंगी, उनको हीट करके। सो इससे हमें पता चल रहा है कि CH3I का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH3Br, एज कम्पेयर टू CH3Cl एंड एज कम्पेयर टू CH3F। बाकी जितना भी डिटेल था हम लोग लास्ट क्लास में कर ही चुके हैं। दूसरा केस है, क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डायब्रोमोमीथेन। तो अगर इसको मैं देखूं, ब्रोमोमीथेन, मीथेन का मतलब एक कार्बन है और एक क्या लगा हुआ है उसके साथ, ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, मीथेन में कितनी कार्बन होती है, CH एक कार्बन होगी और 4 हाइड्रोजन होंगे। अगर एक ब्रोमीन लग गया तो क्या बचेगा, CH3। तो ब्रोमियोमीथेन का फॉर्मूला ये हो गया। नेक्स्ट इज ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इनका फॉर्मूला होता है CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, CHBr3 is bromoform,
CH3 इज आइडोफॉर्म, एंड इन सबको मिला के हम लोग बोल सकते हैं हेलोफॉर्म। ठीक है, इनका कॉमन नाम है हेलोफॉर्म। आइडोफॉर्म तुम्हें बहुत आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स में भी हम लोग ऐसी रिएक्शन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये कीटोन है या एल्डिहाइड है। तो वो रिएक्शन के बेसिस पे तुम्हें आराम से याद हो जाएगा आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला। कॉमन नेम है उसका, IUPAC नेम नहीं है। ठीक है, तो ब्रोमोफॉर्म क्या है, CH Br3, 3 ब्रोमीन लगे हैं। क्लोरोमीथेन वही क्लोरीन लगा के CH3 लगाएंगे, एंड डाइब्रोमोमीथेन 2 ब्रोमीन लगा रहे हैं, तो 2 क्या बचेंगे, हाइड्रोजन बचेंगे। तो अब हमें देखना है कि साइज किसका बड़ा होगा। तो जितने ज़्यादा हेलोजन होंगे, तो अगर ये हेलोजन है, ये हेलोजन है, तो मॉलिक्यूल का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ओनली सिंगल ब्रोमीन। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया है, उतना ज़्यादा वंडरबॉल फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मॉलिक्यूल इंक्रीज होता जाता है वैसे ही उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती जाती हैं, और वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड होता जाता है। अब इस चीज़ को तुम कैसे याद करोगे, जैसे अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हमें पता चल रहा है कि डाउन द ग्रुप अगर मैं नीचे जाऊं तो साइज क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड होता है, एक ब्रोमीन और मरकरी है, तो ब्रोमीन क्या है, लिक्विड होता है, आयोडीन होता है सॉलिड, और फ्लोरीन, क्लोरीन क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है जैसे ही मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होती जाएंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होंगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, माइनस में होगा, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट माइनस में होगा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पॉजिटिव में, मतलब इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट है। आई डोंट रिमेम्बर कि इनकी वैल्यूज क्या होती है, ठीक है, लेकिन -230 लिख लो इसको, -50 लिख लो, ठीक है, और इसको +60-70 कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट तुम देख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन या फ्लोरीन का और भी कम होगा, इनका कम है, और फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है और उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल से तुम उसे याद करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ब्रोमीन जो मेटल होता है वो लिक्विड होता है, तो ब्रोमीन इज लिक्विड और ब्राउन कलर का होता है। आयोडीन सिल्वर कलर की बॉल्स होती हैं जो कि सॉलिड होता है। क्लोरीन और फ्लोरीन दो गैसेस होती हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले सॉरी इस एग्जाम्पल से इसको याद करने की कोशिश करना कि जैसे साइज बड़ा होता जाएगा मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होता जाएगा, या मॉलिक्यूल का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस हमारे पास एक ये है, एक ये है। तो इसमें एक हेलोजन है, इसमें एक हेलोजन है, इसमें दो हैं, डिग्री नहीं लिखना चाहिए। वन हेलोजन, यहाँ पे 2 हेलोजन एंड 3 हेलोजन है। तो सबसे बड़ा साइज क्या होगा, इसका होगा। तो इनको नंबर करते हैं 1 2 3 4, तो 4 का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, देन 2, देन 1 सर एंड फोर देन का सर सॉरी 2 का सबसे ज़्यादा होगा। हाँ, हाँ वो टू मुझे का दिखा होगा। नहीं। हाँ, तो इसमें 3 है तो इसमें इसका ज़्यादा होगा, फिर 4 का, फिर 1 का एंड देन 3 का। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ छोटा है देन ब्रोमीन, तो मैंने जस्ट पीछे ही बताया कि क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम ही होगा कंपैरिजन में। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल है और आइसोप्रोपाइल है, ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। 4, तो साइज इसका बड़ा है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, और इसमें भी क्या है, 3 कार्बन है, ये दिख रहा है। तो हमें ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि इसका साइज तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये इसको 1 लिया मैंने, इसको 2 लिया और इसको 3 लिया। तो 3 का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब हमें किसके बीच में फाइंड आउट करना है, 1 और 2 के बीच में। तो इसका जो शेप है वो क्या है, लीनियर है, मतलब सीधी सीधी है, तो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो 1 का ज़्यादा होगा और 2 का कम होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक स्फेरिकल शेप ले रहा है और स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम है मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने का मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। किसी को कोई डाउट तो बताओ मुझे, या किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा दूँ। सर अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा इंक्रीज करेगा तो उसको हम पहले इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में ले लेंगे। हाँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा था ना 3-3 है और 4 है, 4 तो एकदम अलग हो रहा है। अगर 4-4 होते तो उनमें चारों वाले का ज़्यादा होता और उसका होता। इसमें क्या होता है कि मोलर मास जैसे जितना बढ़ेगा, जैसे-जैसे मोलर मास इंक्रीज़ होता है, वो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे CH4 ये क्या है? गैस है। C2H6 गैस है, C3H7 गैस है। फिर जैसे नीचे-नीचे जाते रहते हैं वो लिक्विड और सॉलिड होने लग जाते हैं, ठीक है? तो जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ ये? जी सर। हाँ, तो जैसे ही तुम्हें कार्बन ज़्यादा दिख रही हैं तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। यहाँ पे भी तो देखो ना, मेल्टिंग एटम्स बढ़ रहे हैं, एटम्स सॉरी एटम्स नहीं, एटम का साइज बढ़ रहा है पूरे मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद, क्या बचा था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था, बहुत सारी रिएक्शंस मैंने बताई थी। तो मुझे क्विकली ये रिवीजन कर लेते हैं। अगर मेरे पास RCl है और इसमें मैं KCN डालूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और RBr है और इसमें मैं AgCN डालता हूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस RCl है और इसमें मैंने AgNO2 डाला तो क्या बनेगा, एंड RBr है, इसमें मैंने KNO2 डाला तो क्या बनेगा। क्विकली एक एक करके बता दो कोई भी, कौन बताएगा। सर पहला में RCN बनेगा। RCN बनेगा। सर दूसरे में आर R आगे हाँ सुनाई नहीं दिया मुझे। दूसरे में सर RNC बनेगा, NC ठीक है। आइसोसाइनेट। हाँ ट्रिपल आइसोसाइनेट बॉन्ड। ठीक है। हाँ और सर तीसरे में RNO2 बनेगा। हाँ आर, RNO2 तो और इसमें इसमें क्या, RONO। हाँ ठीक है चलो। RONO। हाँ बढ़िया, एटलीस्ट तुम लोगों ने ये चीज़ें कर ली हैं या इतनी याद हो गई हैं, अब कितने टाइम तक याद रहती है वो देखते हैं। चलो ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने किया था और हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन देखी कि जिससे हम लोग कोई भी चीज़ Cl या Br को हटा के कुछ भी और लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या अरीन्स में भी, हेलो अरीन्स में भी हो सकती है। अगर इसमें मैं KCN डालूं तो ये CN बन जाएगा। बताओ क्या लगता है, होना चाहिए ये रिएक्शन या नहीं होनी चाहिए रिएक्शन। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका आंसर पहले बता रखा है और उसका रीज़न भी बताया था। अंजलि तुम बताना चाहोगी इसके बारे में। नहीं होगा। नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा। आप बोल रहे थे कि ऑल्टो और टेरा पे होता है तो मतलब बेंजीन से कोई डायरेक्ट लिंक होता है तो वो बॉन्ड नहीं टूटता है, ऐसा तो। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं बोला था मैंने। और लोन पेयर है तो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। हाँ ये बोला था मैंने, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगर बेंजीन से कोई भी एटम डायरेक्टली अटैच्ड है और उसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये जो C और X का जो बॉन्ड है वो, उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, तो अब उसको तोड़ना क्या होगा, कंपैरेटिवली
डिफिकल्ट होगा। ये एक रीज़न दिया था। दूसरा रीज़न मैंने देखा दिया था कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, CN नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो बेंजीन रिंग है इसके पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड है, मतलब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच जो कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फिर से अटैक थोड़ी ना करेगा। एक न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी कार्बन पे अटैक नहीं करेगा जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक दूसरे से रिपेल करता है। तो इसलिए CN नेगेटिव या कोई भी न्यूक्लियोफाइल इतनी आराम से यहाँ पे अटैक नहीं करता है। समझ में आया? तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, और तुम्हें ये याद रखना है कि अगर बेंजीन के ऊपर हेलोजन का एटम है, बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन है, बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन है, इन तीनों के पास ही कार्बन होती है, सॉरी लोन पेयर होते हैं। इसके पास एक, इसके पास दो, उसको H लगा लेना, और इनके पास तीन। इन तीनों ही केस में ये रेजोनेंस होता है, और ये जो बॉन्ड होता है वो इतनी आराम से क्लीव नहीं होता है। ये मान के चलो कि ये नहीं कटेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कहीं पर भी किसी को भी क्वेश्चन दिया जा सकता है और उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि हमें इस तरीके से ये रिएक्शन करनी है। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। अब हम लोग वापस आ जाते हैं SN1 एंड SN2 पे। अब हम लोग को यहाँ पे बात करनी है स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर याद हो तो मैंने क्लास में तुम्हें स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ाए थे। एक होता है R और एक होता है S, पढ़ाया था। तो ये जो R और S जो आइसोमर्स थे, इनके बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि SN1 और SN2 की जो रिएक्शन होगी उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ये पहले नहीं पढ़ाया था जब SN1 SN2 करा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट या डिटेल में चले जाएंगे, बट तुम्हें स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है। तो पहली चीज़ हम लोग देखेंगे कायरल कार्बन क्या होता है। मुझे ये याद नहीं है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितना याद होगा, तो मैं इसको फिर से क्विकली रिवाइज कराता हूँ। तो कायरल कार्बन कौन सी होती है? एक ऐसी कार्बन जिसके ऊपर 4 एटम्स लगे होंगे और चारों के चारों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। हाइड्रोजन ले लिया, ड्यूटेरियम ले लिया, ट्रिटियम ले लिया, और मैंने क्लोरीन ले लिया। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। पता ही है तुम्हें, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। तो अगर कोई भी कार्बन जिसके ऊपर 4 अलग अलग एटम्स लगे होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। और बाकी मैंने तुम्हें हाथ से बना के दिखाया था कि अगर दोनों को तुम सुपर इम्पोज करोगे तो वो पहले एक मिरर इमेज बनाते हैं और दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं। अगर सुपर इम्पोज होके सेम आ जाता है तो वो अकायरल है, और सेम नहीं आता है तो वो कायरल है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं उसको वापस डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे OH नेगेटिव से रिएक्शन करानी है। तो पहले तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि इस रिएक्शन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो हम लोग R और S देखने के लिए CIP रूल यूज़ करते हैं। काहान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉक 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल बनाए थे। रूल के अकॉर्डिंग, अच्छा चलो मैं पूछ लेता हूँ, किसी को CIP रूल्स के बारे में कुछ भी याद है? जल्दी बताओ। याद है कि हम लोगों ने कैसे R और S निकाला था? हाँ अंजलि, तुम्हें याद है? सर उसका एटॉमिक नंबर से पहले उसका 1 2 3 करके किए थे और उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी हाँ क्लॉकवाइज हाँ किए थे, हाँ, तो ठीक। ज़्यादा याद नहीं है। हाँ ठीक ठीक, इतना भी याद है बहुत है। तो पहली चीज़ क्या करते हैं हम लोग? प्रायोरिटी असाइन करेंगे। वी विल असाइन प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ
एटॉमिक नंबर। तो पहले हम लोग प्रायोरिटी असाइन करेंगे 1 2 3 4 किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। दूसरा क्या है कि इफ एटॉमिक नंबर सेम, अगर दो एटम है और उनका एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, देन यूज एटॉमिक मास। तब हम लोग क्या यूज करेंगे, एटॉमिक मास यूज करेंगे। और फिर एटॉमिक मास यूज करने के बाद हम लोग क्या देंगे, उनको प्रायोरिटी असाइन करेंगे 1 2 एंड 3, मतलब 1 2 3 एंड 4, ये असाइन कर लेंगे। ये मैं रूल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। फोर्थ रूल क्या था कि फोर्थ रूल में हम लोगों को क्या करना है कि कीपिंग फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम अस, अपने से दूर कर देना है प्रायोरिटी ग्रुप को, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को, एंड रोटेट द एरो। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो उसकी। Keeping the fourth priority group away from us and rotate the arrow as 1 2 3, एक से लेके दो और दो से लेके तीन पे हमें एरो को घुमाना है। एरो घुमाते हुए इफ एरो मूव्स क्लॉकवाइज, अगर एरो क्लॉकवाइज मूव कर गया देन आर, ठीक है। इफ हाँ एरो आगे चलिए मूव्स आप। हाँ एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देन एस। एस। ये तुम्हें कैसे याद होगी, तुम्हें तो मैंने पढ़ाया नहीं है ये। तो मैंने पढ़ा था पहले जब आपको क्लास एक दिन किए हुए थे बीच में, अच्छा एक दिन मैंने किया था क्लास। ओके, सो एनीवेज मैं फिर से बताता हूँ। पहले हमें कार्बन मॉलिक्यूल लेना है, इसको मैंने Cl ले लिया, इसको हाइड्रोजन ले लिया। ये जो मॉलिक्यूल है ट्रिटियम, ये जो एटम है मॉलिक्यूल का ट्रिटियम, वो बाहर की साइड है, और ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, ड्यूट्रियम, पीछे की साइड है, ठीक है। सो हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे बोलते हैं कि वो हमारी साइड पे है, और ड्यूट्रियम को कैसे बोलेंगे कि वो दूसरी साइड पे है। अब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ एक 3 डायमेंशनल क्रिएट करता हूँ मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे तुम ये भी देख सकते हो, कैमड्रॉ एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जो तुम्हें बुक्स में केमिकल स्ट्रक्चर लिखे हुए होते हैं, क्वेश्चन पेपर जब मैंने बनाया था तो उसमें केमिकल स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, वो मैंने इसी सॉफ्टवेयर से बनाए थे। तो केमिस्ट्री के बच्चों के लिए कैमड्रॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी से हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है इसकी हेल्प से करते हैं। इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ खुल गया। तो मैंने एक कार्बन ली और कार्बन के मैंने 4 बॉन्ड बनाए, तो मैं इसके 4 बॉन्ड बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया है हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाया है क्लोरीन। ये वाला जो बॉन्ड है वो हमारी साइड पे है, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये पीछे की साइड पे है। इधर क्या है, ट्रिटियम है, तो मैं इस पे टी लिख देता हूँ, ट्रिटियम। और यहाँ पे ड्यूट्रियम है, तो कैपिटल डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को मैं 3 डायमेंशनल में देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा।
तो अब ये इसका 3D मॉडल बन जाएगा। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? दिख रहा है तुम्हें ये 3D मॉडल? इसमें ये जो ग्रीन वाला है ये Cl मॉलिक्यूल है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है। ऊपर हाइड्रोजन है, ये ट्रिटियम है, और ये जो पीछे वाला जो मॉलिक्यूल है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के ये जो कार्बन है उसके जस्ट पीछे है। समझ में आ रहा है ये वाला? और भी मैं ज़रा देखता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसमें है नहीं, मैं तुम्हें इनको और भी अच्छे तरीके से दूसरे सॉफ्टवेयर से बताऊंगा। आज के लिए हम लोग इतना ही काम चलाते हैं, कल मैं तुम्हें दिखाता हूँ दूसरे सॉफ्टवेयर से कि कैसे वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाने का मेरा ये है कि ये मॉलिक्यूल हो गया, Cl का बॉन्ड बड़ा होता है, एटम बड़ा है तो वो उधर आएगा। ये ट्रिटियम है, ये हाइड्रोजन है, और ये ड्यूटेरियम उसके पीछे है, जस्ट पीछे है, तो हमें दिख नहीं रहा, वो छुप गया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं। इसमें हमारा क्या मतलब है कि ये जो ट्रिटियम है वो मेरे सामने है और ड्यूटेरियम है वो मेरे पीछे है। अब मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप लगाऊंगा कि CIP रूल्स मुझे यूज़ करना है, तो मैं प्रायोरिटी असाइन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का है, तो मैं इसे असाइन कर दूंगा 1। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 है, और ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 है। अब एटॉमिक नंबर सेम हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि उसका एटॉमिक मास देखेंगे। एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा किसका है? ट्रिटियम का, इसका मास 3 है, इसका 2 है, और इसका 1 है। तो सेकेंड किसको मिलेगा? ट्रिटियम को। फिर ये उससे ज़्यादा भारी हो, उसके बाद फिर थर्ड इसको मिलेगा, और फोर्थ किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। तो हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट कर लिया। अब प्रायोरिटी सेट करने के बाद हमें दूसरा स्टेप क्या करना है कि हाइड्रोजन को कहाँ लेके आना है? हाइड्रोजन को हमें इस जगह पे लेके आना है कि हमसे दूर दिखे। मतलब मैं क्या करूँगा कि मुझे इस डायरेक्शन में देखना है। इस डायरेक्शन से मैं देख रहा हूँ, और हाइड्रोजन कहाँ आना चाहिए? पीछे की साइड आना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे डी है उधर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा और इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा। जब भी इंटरचेंज करना है तो दो को साथ में, एक पेयर को साथ में इंटरचेंज करते हैं। तो कार्बन इधर आ गया, ड्यूट्रियम इधर आ गया, इस पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आता है, और यहाँ पे ट्रिटियम आ गया। ठीक है, अब मैं कैसे देख रहा हूँ? इसी डायरेक्शन में देख रहा हूँ, आँख मेरी इधर ही है, इसी तरीके से देख रहा हूँ, और हाइड्रोजन मेरे क्या है? एकदम दूर है। तो हमें कैसे देखना है कि जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमसे काफ़ी दूर पे रहे। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर रहना चाहिए। अगर वो हमसे दूर है तभी जो भी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे वो सही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज़ नॉट दी ओनली मेथड, ये सिर्फ अकेला मेथड नहीं है जिससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बट मेरे लिए ये सबसे आसान है। नहीं, मेरे लिए आसान नहीं, तुम लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इसमें तुम गलती नहीं करोगे अगर ये चीज़ मान के चलते हो। ठीक है, अब 1 प्रायोरिटी किसकी थी? इसकी प्रायोरिटी थी क्लोरीन की 1 थी, इसकी 2 थी, और इसकी 3 थी। तो फोर्थ को तो इधर ले लिया। अब हमें क्या एरो कैसे मूव करना है? 1 से 2 पे और 2 से 3 पे। तो अब मैं एरो को 1 से 2 और 2 से 3 पे ले जाने की कोशिश करूंगा। तो 1 2 3, एरो कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉक तुम देखो तो इस तरीके से मूव करती है क्लॉक। ठीक है, और हम लोग कैसे जा रहे हैं? उल्टा जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब जाते हैं तब कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? एस। तो ये इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो बताओ, मैं फिर से बता देता हूँ इसे।
सर तो हाइड्रोजन आ जाएगा क्लोरीन की जगह पे नंबर 1 पे। नहीं नहीं नहीं, इनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो सेम ही रहेंगी। इसको 1 दिया है तो इसको 1 ही देना है, इसको 4 है तो उसको 4 ही मिलेगा। प्रायोरिटी सेम रहेगी, बस उनकी पोजीशन चेंज करनी है। हाँ वही पोजीशन कैसे? पोजीशन चेंज हो हाँ, जाएगी क्लोरीन के। हाइड्रोजन को तुम क्लोरीन से भी चेंज कर सकते थे, लेकिन जो फोर्थ ग्रुप है ना उसको हमें इस वाली लाइन पे जाना लेके आना है, वेज लाइन पे, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक्सचेंज किया तो मुझे बाकी दोनों को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। तो किसी और को कोई डाउट है? तुम्हारा हो गया डाउट क्लियर? ठीक। किसी और को कोई डाउट? क्योंकि ये हम लोग काफी बार कर चुके हैं। तो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब मैं ये करता हूँ तो मुझे बताओ कि इसका क्या है। मैं क्लोरीन ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे SN1 रिएक्शन करनी है इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने लिया CH3, ये हो गया C2H5, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। क्विकली बताओ कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अपनी कॉपी पे करो, प्रायोरिटी ढूंढो, करके मुझे बताओ जल्दी से कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये R है या S है। तीन मिनट दे रहा हूँ मैं तुम्हें कंप्लीट करने। सर ये आर है। अच्छा, शिवम बोल रहा है कि ये R है, ठीक है। चलो, और लोगों का वेट करते हैं। हाँ सर ये आ रही है। R, हाँ सर आ रहे हैं। R है, ठीक है। तो अब जब मेजॉरिटी R है तो R ही होगा, लेकिन मैं खुद निकाल लेता हूँ। इसको मैंने दिया 1, इसको मैंने दिया 2, और इसको दिया 3, इसको दिया 4। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी पीछे ही है, ठीक है। तो अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये क्या आएगा, R आ रहा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। तो सबने अच्छे से बता दिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, OH नेगेटिव, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, लीविंग ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होगा, अटैक होगा। OH कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। अगर ये SN2 रिएक्शन है तो अटैक कहाँ से होता है, अटैक ऑलवेज अकर फ्रॉम बैक साइड, ये हमें याद रखना है। अब मैं तो फिर से पूछूंगा, मैंने तो ये पढ़ा रखा है। हाँ बताओ, क्यों ये फ्रंट साइड से नहीं आया? सर क्लाउडिंग के कारण। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, क्लाउडिंग के कारण। क्राउडिंग क्राउडिंग के कारण? नहीं, क्राउडिंग के कारण तो ठीक नहीं लग रहा हाँ मुझे। सर। हेलो। हाँ, दीपक बोलो। और यहाँ पे सबके सामने से इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि वहाँ रिपल्सन हो रहा है। वहाँ पे क्या है, हाँ रिपल्सन हो रहा है सर, OH नेगेटिव और रिपल्शन, यस, रिपल्शन इज द करेक्ट आंसर। कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन भी तो न्यूक्लियोफाइल है या नहीं? उसके पास भी तो क्या है, लोन पेयर हैं, तीन तीन लोन पेयर हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज के पास से कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। दो रीजन बताया था, एक रीजन ये बताया था और दूसरा बताया था कि जब वो बैक साइड से आता है तो बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, ठीक है, बॉन्ड बनना और तोड़ना आसान होता है। हाँ। अगर सामने से आता है तो वो बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं होता। तो न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल के पास नहीं पहुंचेगा, इसलिए मैंने बताया था कि अगर एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेंजीन रिंग के पास न्यूक्लियोफाइल इतनी आराम से नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है और बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो नहीं जाएगा। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, आगे से अटैक नहीं करेगा।
ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ रेड वाले को। ठीक, अब ये पीछे से अटैक करेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। OH यहाँ पे करेगा, ये क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, कार्बन के साथ। ऊपर क्या है, CH3 है, यहाँ पे C2H5 और हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा पीछे की साइड पे। ठीक, और ये क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा। ये जो स्टेट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस। ये दोनों चीजें क्या होंगी, एक साथ होंगी। और फिर क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, CH3 यहाँ पे आया, OH किस साइड पे है, OH इस साइड पे है, टेट्राहाइड्रल ही जाएगा। C2H5 आगे की साइड था तो वो आगे की साइड ही रहेगा, और हाइड्रोजन इस साइड था तो इस साइड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे बताओ, ये जो हम लोगों ने कंपाउंड बनाया है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। निकालो, जल्दी निकालो इसकी कॉन्फ़िगरेशन। सर एस है। एस आ रहा है, ठीक है। सबका एस आ रहा है या किसी का आर भी आ रहा है। सर मुझे तो आर लग रहा है। तुम्हें आर लग रहा है, आर आर होगा, ठीक है। जी तो मैं देख के बताता हूँ। ऑक्सीजन को सबसे पहला एटम क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो पहला नंबर किसको मिलेगा, ऑक्सीजन को। फिर दूसरा किसको मिलेगा, इथाइल को। हाँ कार्बन को। दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन में से यहाँ पे देखेंगे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा हुआ, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा। अब 4 क्या है, पीछे वाली लाइन पे ऑलरेडी है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एरो को क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, ऐसे मूव करा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जिस वजह से ये क्या है, एस। क्लियर हुआ। हाँ सर तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, उल्टी हो गई। इन्वर्जन का मतलब क्या है, उल्टा होना। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी, जो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी आर थी, वो क्या हो गई, उल्टी हो गई, मतलब वो एस हो गई। अगर यहाँ पे एस होता तो वो क्या हो जाता, आर में कन्वर्ट हो जाता। तो ये SN2 की खासियत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी तुम्हें मॉलिक्यूल दिया हो, रिएक्टेंट में जो है प्रोडक्ट में उसका उल्टा हो जाएगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एकदम अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, मतलब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि अम्ब्रेला ली तुमने, ये सपोज अम्ब्रेला है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल उल्टी साइड से आया और फिर अम्ब्रेला क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, इसको मैं Cl बना देता हूँ इधर से, तो Cl निकल जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा और ये अम्ब्रेला उल्टी हो गई। ठीक है, मतलब तुम कंसिडर कर सकते हो कि ये इधर से जैसे हवा चलती है तो अम्ब्रेला उल्टी हो जाती है, बनेगी तो ऐसी बाहर की साइड खुल गई। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे नहीं करनी चाहिए मुझे, ऐसे करनी चाहिए। ठीक है, हवा के साथ फिर वो खुल जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। बुक्स में तुम देखोगे तो ये अम्ब्रेला वाला इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होता है। ये समझ में आया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा उल्टी होगी। अब मुझे तुम बताओ कि SN2 रिएक्शन को कैसे कैसे पहचानेंगे।
एक एक करके मुझे बताओ कि SN2 रिएक्शन है तो उसकी क्या क्या खासियत होती है और उसको हम लोग कैसे कैसे पहचानेंगे। हाँ दीपक तुम बताओ। आवाज आ रही है? कौन बता रहा है? पहला तो सर उसमें सिंगल बॉन्ड जो होता है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड। सॉरी सर, पहला पहला प्राइमरी कार्बन जिसपे होते हैं। हाँ यस, मिथाइल, हाँ प्राइमरी मिथाइल, प्राइमरी एंड प्राइमरी कार्बन, हाँ सेकेंडरी। ये तीनों, सेकेंडरी हाँ जी। ये तीनों कहाँ जाएंगे? SN2 से जाना प्रेफर करते हैं। मिथाइल और ये 100% जाएंगे, ठीक है। और इसका हो सकता है 90% डाइस ही हो सकता है कि ये जा भी सकता है। 90% तो इधर से ही जाएगा, लेकिन कुछ केसेस होंगे जहाँ पे तुम्हें SN1 भी दिख जाएगा। और SN1 अगर किसी कार्बन को जाना हो तो वो उस पर क्या होना चाहिए? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनना चाहिए, बेंजाइलिक होना चाहिए, एलाइलिक टर्सरी। होना चाहिए और टर्शरी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ों से हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो रही है तो वो SN2 रिएक्शन है, ठीक है। और अगर रेसिमाइजेशन हो रहा है तो वो SN1 है। अब ये तो नया वर्ड आ गया रेसिमाइजेशन, समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। अभी तो मैंने इन्वर्जन ही समझाया। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? SN2 जो रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में हो जाती है। और ये जो रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप में होती है, लेकिन ये कभी भी हमें दिखता नहीं है। तो ये कब की बात है? जब हम लोग मैकेनिज्म लिखेंगे। अगर तुम्हें कोई रिएक्शन दे रखी है और उसका कोई मैकेनिज्म दे रखा है और मैकेनिज्म देख के तुम्हें दिख रहा है कि वो एक ही स्टेप में हो रही है, वो 2 स्टेप में हो रही है, तब तुम जाके यूज बोलोगे कि ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। बाकी अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखी होगी तो वो तो एक ही स्टेप में लिखी होगी। फोर्थ, इसमें क्या होता है कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड्स अपॉन अटैकिंग एंड लीविंग ग्रुप। तो अटैकिंग और लीविंग ग्रुप पे अगर रेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, याद है मैंने एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट लिया था और उसके बहुत सारे पार्ट्स करे थे और मैंने बोला था कि इसको हटाने से ये रिएक्शन 2 सेकंड में हो रही है, 5 सेकंड में हो रही है, 10 सेकंड में हो रही है, तो मतलब रेट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। याद करो वो वाली वीडियो, ठीक है, वो वाला लेक्चर। तो उस केस के हिसाब से अगर रेट अटैकिंग ग्रुप या लीविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो SN2 होगी। और रेट क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है? अटैकिंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर रेट अटैकिंग और लीविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर उनके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा तो ये SN1 रिएक्शन होगी। तो ये 4 मोटे मोटे तरीके हैं जिससे तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि रिएक्शन SN1 है या SN2 है। इसमें से 2 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हें यहीं से आएंगे, ठीक है। और अगर लेवल हाई हो गया तो यहाँ से आ सकता है और यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1 स्टेप और 2 स्टेप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें इंटरमीडिएट होता है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं होता, वो तो डिफरेंस है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे कौन से डिफरेंस है जिनसे वो रिएक्शन पहचानी जाएगी। तुम्हें अगर कोई रिएक्शन पड़ी हुई है तो तुम देख के बता सकते हो कि वो SN1 है या SN2 है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फ्यू पॉइंट्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। मैं एक तुम्हें दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ और तुम क्विकली मुझे उसको करके दो।
और इसमें मैं डालना चाह रहा हूँ Cn नेगेटिव। तो पहले मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ कि इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है जल्दी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हाइड्रोजन और NO2 की पोजीशन तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर Cl और Br की भी चेंज करनी पड़ेगी। आर होगा सर। R है, ठीक है, और है R है। और कोई? अंजलि क्या आ रहा है? आ रही है आनी है। आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैं कंसिडर कर लेता हूँ आ रही है, तो इसको मैंने दिया 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। इन दोनों को मैं एक्सचेंज करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ये CH3 आएगा, Cl इधर आएगा और N यहाँ पे आएगा, 1 2 3, ठीक, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये R है, ठीक है, वेरी गुड, सबने सही किया है। और अगर यहाँ पे R आ रहा है तो प्रोडक्ट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, S होनी चाहिए। समझ में आया? कैसी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, S होनी चाहिए। अब Cl को तुम यहाँ पे अटैक कराओगे तो Cl इसके पीछे से अटैक करेगा, तो वो तो यहाँ से अटैक करेगा, तो Cl कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो नीचे लिख देता हूँ, CH3 यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर की साइड था तो वो ऊपर की साइड ही रहेगा, और NO2 जहाँ पे पीछे की साइड था वो वहीं रहेगा। अब जल्दी से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखो कि ये S है या नहीं है, या गलत आ रहा है। एक काम करो, रुको, इससे Cn की जगह OH ले लो। अब बताओ, सही आ रही है या नहीं आ रही है? एस तो है ऐसी आ रही आ रही है ऑक्सीजन ठीक ठीक। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, S हो गई, मतलब ये क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और चलो मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझाने में, बट चलो सही है, सबको आ रहा है। तो कैसे करना है, उसको पीछे से अटैक कराना है, आगे से Cl या Br जो भी है उसको निकाल दो, और तीनों ग्रुप को नीचे है तो ऊपर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे कर दो, राइट हैंड साइड पे तो लेफ्ट कर दो, ऊपर है तो नीचे कर दो, बस उनको कर दो। उनकी पोजीशन चेंज करनी है, लेकिन जो जहाँ पीछे लगा है वो पीछे ही लगा रहेगा, जो आगे लगा है वो आगे ही लगा रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ये SN1 हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, कल हम लोग SN2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। SN2 में जो नया कॉन्सेप्ट था रेसमाइजेशन का, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो हम लोग कल उसको ख़त्म करेंगे।